तिब्बत के ऊबड़-खाबड़ ऊंचे इलाकों में एक आकर्षक वैवाहिक परंपरा प्रचलित है जिसे भ्रातृ बहुपति प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस विशिष्ट प्रणाली में एक महिला एक साथ कई भाइयों के साथ शादी करती है और उन सबकी पत्नी बनती है। प्राचीन तिब्बतियन संस्कृति में निहित यह प्रथा तिब्बतियन पठार के कठोर वातावरण में व्यवहारिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करती है। तिब्बत तिब्बती पठार पर स्थित है जिसे अक्सर इसकी ऊंचाई के कारण विश्व की छत कहा जाता है। यह पठार जो लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, दक्षिण में हिमालय सहित विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। तिब्बत की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है जो घास के मैदानों, क्रिस्टल स्पष्ट झीलों और ऊंची चोटियों के विशाल विस्तार की विशेषता है। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी तिब्बत और नेपाल के बीच की सीमा पर फैली हुई है जो चरम सीमाओं की भूमि के रूप में तिब्बत का आकर्षण बढ़ाती है। तो आइए आज हम जानते हैं तिब्बत की कड़वी हकीकतों के बारे में। तिब्बत की ऊंचाई यहाँ के निवासियों और आगंतुकों के लिए अनोखी चुनौतियाँ पेश करती है। तिब्बतियन पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर यानी कि 14,800 फीट है, जो उन लोगों के लिए ऊंचाई की बीमारी का कारण बन सकती है जो अभ्यस्त नहीं है। इस कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में सिर दर्द, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण आम बात है। इस विषम वातावरण में रहने के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है। तिब्बतियों ने ऑक्सीजन को बेहतर ढंग से अवशोषित करने के लिए उच्च हीमोग्लोबिन स्तर जैसे शारीरिक अनुकूलन विकसित किए हैं। पारंपरिक प्रथाएं और उपचार स्थानीय लोगों को ऊंचाई से संबंधित समस्याओं से निपटने में भी मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त कठोर सर्दियों और तेज धूप के साथ कठोर जलवायु सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए विशेष आवास और कपड़ों की मांग करती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। तिब्बत का इतिहास समृद्ध और जटिल है जो हजारों वर्षों तक फैला हुआ है। तिब्बत की सभ्यता 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की है जब राजा सोंगसेन गंपो के अधीन तिब्बतियन साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जिन्होंने विभिन्न तिब्बतियन जनजातियों को एकजुट किया और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। मध्यकाल में इनका साम्राज्य फला फूला रहा और पूरे मध्य एशिया में इसका प्रभाव फैला हुआ। तिब्बती बौद्ध धर्म का प्रसार जारी रहा जिनसे तिब्बती संस्कृति और राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया गया। मिंग और किंग राजवंशों के दौरान तिब्बत चीनी आधिपत्य के तहत एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र था। किंग राजवंश ने औपचारिक रूप से तिब्बत को अपने साम्राज्य में एकीकृत कर लिया, लेकिन स्थानीय तिब्बती नेताओं ने महत्वपूर्ण स्वायत्तता को बरकरार रखा। 20वीं सदी की शुरुआत में राजनीतिक अस्थिरता और किंग राजवंश के पतन के कारण चीनी प्रभाव में वृद्धि हुई। 1950 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत में प्रवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1951 में इसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में शामिल कर लिया गया। 1959 में तिब्बतियन विद्रोही और उसके बाद दलाई लामा के निर्वासन के महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक उथल पुथल के अवधि को चिन्हित किया। आज तिब्बत चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है जहां इसके सांस्कृतिक संरक्षण, स्वायत्तता और मानवाधिकार के मुद्दों पर बहस और चर्चाएं चली रहती है। तिब्बत में एक अनोखी वैवाहिक परंपरा है जिसे भ्रातृ बहुपति प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस विशिष्ट प्रणाली में एक महिला एक साथ कई भाइयों के साथ शादी करती है और उन सभी की पत्नी बनती है। प्राचीन तिब्बती संस्कृति में निहित यह प्रथा तिब्बती पठार के कठोर वातावरण में व्यवहारिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करती है। भ्रातृ बहुपतित्व संसाधनों के प्रबंधन और पारिवारिक भूमि को बनाए रखने में मदद करता है। भाइयों को एक महिला से विवाह में एकजुट करके यह दुर्लभ कृषि भूमि विखंडन को रोकता है, जो शुष्क और ऊंचाई वाले इन इलाकों में एक महत्वपूर्ण विचार है। यह व्यवस्था मजबूत पारिवारिक बंधनों को बढ़ावा देती है और यह सुनिश्चित करती है कि विरासत और संपत्ति परिवार के भीतर समेकित रहे। यह प्रथा जनसंख्या नियंत्रण और संसाधन प्रबंधन को संतुलित करते हुए तिब्बती पर्यावरण के लिए एक अद्वितीय सामाजिक अनुकूलन को दर्शाती है। यह उनके चुनौतीपूर्ण परिवेशन के
जवाब में तिब्बती सांस्कृतिक प्रथाओं की जटिलता और अनुकूलशीलता को रेखांकित करती है। एक अवशेष होने से दूर भ्रातृ बहुपतित्व एक जीवंत परंपरा बनी हुई है जो तिब्बती सामाजिक संरचनाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री को दर्शाती है। तो आप इस परंपरा के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। तिब्बती मास्टिफ एक नस्ल है जो अपनी ताकत और सुरक्षात्मक प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है। मूल रूप से तिब्बती खानाबदोशों द्वारा पाले गए इन कुत्तों का इस्तेमाल भेड़ियों और तेंदुओं जैसे शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करने के लिए किया जाता है। उनका प्रभावशाली आकार, मोटा फर और वफादारी उन्हें दुर्जेय अभिभावक बनाती है। हाल के वर्षों में तिब्बती मास्टिफ्स ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। अक्सर उनकी दुर्लभता और वंशावली के कारण उन्हें उच्च कीमतें मिलती हैं। उग्र और स्नेही दोनों होने के लिए उनकी विशिष्ट उपस्थिति और प्रतिष्ठा उन्हें पालतू जानवर और स्थिति के प्रतीक दोनों के रूप में अत्यधिक मांग में रखती है। दोस्तों, यह कहना असामान्य नहीं है कि तिब्बत की वनस्पति में इसके वातावरण के अनुकूल विभिन्न प्रकार के कठोर पौधे भी शामिल हैं। इनमें ब्लैक डायमंड सेब भी शामिल है जो इस क्षेत्र में उगने वाला एक अनोखा फल है। अपने विशिष्ट स्वाद और उच्च पोषण मूल्यों के लिए जानने जाने वाला ब्लैक डायमंड सेब एक बेशकीमती कृषि उत्पाद है। इन सेबों की कीमत उनकी दुर्लभता और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के कारण काफ़ी अधिक हो सकती है। उनकी खेती तिब्बती कृषि की अनुकूलशीलता और कठोर पर्यावरण परिस्थितियों के बावजूद अद्वितीय और मूल्यवान फसल पैदा करने की क्षमता रखती है। अब हम चीन के साथ तिब्बत के संबंधों की परतें खोलते हैं जो गहन अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय रहा है। 1950 के दशक से तिब्बत पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र रहा है। चीनी सरकार तिब्बत पर संप्रभुता का दावा करती है, जबकि कई तिब्बती और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक अधिक स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। इस रिश्ते को महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक तनाव द्वारा चिन्हित किया गया है। तिब्बती संस्कृति का संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार जैसे मुद्दे चर्चा और संघर्ष का केंद्र बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तिब्बत के भविष्य और चीन के साथ उसके संबंधों के बारे में बातचीत में लगा हुआ है। अब बात करते हैं तिब्बती ध्वज, जिसे स्नो लायन फ्लैग भी कहा जाता है, उसके बारे में। तिब्बती पहचान और प्रतिरोध का जो प्रतीक है, इसमें नीले, पीले और लाल रंग की पृष्ठभूमि पर एक केंद्रीय सफेद बर्फ शेर दिखाई देता है। हिम सिंह तिब्बत का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि रंग आकाश, पृथ्वी और आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रतीक है। ध्वज में एक वज्र की जोड़ी भी शामिल है जो तिब्बती संस्कृति की ताकत और लचीलेपन का प्रतीक है। हालांकि यह झंडा आधिकारिक तौर पर चीनी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन यह दुनिया भर में तिब्बतियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना हुआ है जो उनकी विरासत और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तिब्बती संस्कृति पारंपरिक संगीत और नृत्य से समृद्ध है जो इसके आध्यात्मिक और सामुदायिक जीवन को दर्शाती है। संगीत में अक्सर ड्राई नयन, झांझ और पारंपरिक बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र शामिल होते हैं। तिब्बती संगीत धार्मिक प्रथाओं और समारोहों से निकटता से जुड़ता है। लोसार यानी कि तिब्बती नववर्ष और सागा दावा जैसे त्योहार जीवंत और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इनमें चाम नृत्य जैसे पारंपरिक नृत्य शामिल है जो विस्तृत वेशभूषा और मुखौटों में किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र तिब्बती संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तिब्बती ज्योतिष का उपयोग अवकाशीय अवलोकनों के आधार पर निर्णय लेने और घटनाओं की योजना बनाने के लिए किया जाता है। यह प्रथा रोजमर्रा की जिंदगी के साथ आध्यात्मिक मान्यताओं के एकीकरण को दर्शाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि तिब्बत अपने मठों के लिए क्यों प्रसिद्ध है, जो आध्यात्मिक शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं? आपको बता दूं कि ल्हासा में जोखांग मंदिर और शिगात्से में ताशिल हुनपो जैसे मठ केवल पूजा स्थल नहीं है, बल्कि तिब्बती कला, साहित्य और इतिहास का भंडार रखते हैं। 7वीं शताब्दी में बना जोखांग मंदिर तिब्बती बौद्ध धर्म में से सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां पूरे तिब्बत से तीर्थयात्री अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए और धार्मिक प्रथाओं में शामिल होने के लिए आते हैं। ताशिल हुनपो मठ
पंचेन लामा की सीट एक और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक क्षेत्र है जो अपनी राजसी मूर्तियों और जटिल भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। ये मठ तिब्बती समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भिक्षुओं को शिक्षा प्रदान करते हैं और सामुदायिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं जहां अनुष्ठान, त्योहार, धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाता है। वे ध्यान प्रथाओं और बौद्ध दर्शन सहित परंपराओं का और ज्ञान का भंडार भी है। दोस्तों, तिब्बत का महत्वपूर्ण उसकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता से भी कहीं अधिक है। यह क्षेत्र के जल संसाधनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर एशिया के जल टॉवर के रूप में जाने जाने वाला तिब्बत यांगजी नदी, पीली नदी और मेकांग सहित कई प्रमुख नदियों का स्रोत है। ये नदियाँ चीन, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अरबों लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो कृषि उद्योग और दैनिक जीवन के लिए पानी उपलब्ध कराती है। तिब्बती पठार के ग्लेशियर और बर्फ के मैदान एक जलाशय के रूप में कार्य करते हैं, जो पूरे वर्ष इन नदियों को पानी देते हैं। तिब्बत में जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से निचले क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जो इस अद्वितीय और नाजुक पर्यावरण को संरक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। जब तिब्बती पठार की बात आती है तो अद्वितीय जलवायु, ठंड और शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल कठोर वनस्पतियों और जीवों की एक श्रृंखला का समर्थन करती है। आमतौर पर पाए जाने वाले जानवरों में तिब्बती मृग, जंगली याक और मायावी हिम तेंदुआ भी शामिल है। याक और भेड़ जैसे पशुधन तिब्बती देहाती जीवन का अभिन्न अंग है, जो दूध, मांस और ऊन प्रदान करते हैं। इस पठार पर वनस्पति विरल है, लेकिन इसमें कठोर घास और झाड़ियां भी शामिल है जो चरम स्थितियों में जीवित रह सकती है। तिब्बती हाईलैंड्स अपने औषधीय पौधों के लिए भी जाने जाते हैं, जो पारंपरिक तिब्बती चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तिब्बती गालीचे अपने गुणवत्ता और शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध है। अक्सर ऊन से हाथ से बुने गए इन गालीचों में जटिल पर्यटन और जीवंत रंग होते हैं। वे तिब्बती संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनका उपयोग व्यवहारिक उद्देश्यों और सजावटी वस्तुओं दोनों के रूप में किया जाता है। यहाँ पारंपरिक तिब्बती पोशाकें, जिन्हें चूबा के नाम से भी जाना जाता है, उनकी व्यवहारिकता और गर्मजोशी की विशेषता है। ऊन और रेशम से बने ये परिधान पहनने वाले की स्थिति और पहचान को दर्शाते हुए ठंड से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पोशाक को अक्सर तिब्बती कलात्मकता और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने वाले विस्तृत आभूषण और सहायक उपकरण द्वारा पूर्ण किया जाता है। पारंपरिक तिब्बती घर चरम मौसम की स्थिति का सामना करने के लिए बनाए जाते हैं। पत्थर, लकड़ी और मिट्टी जैसे स्थानीय सामग्रियों से निर्मित इन घरों को इंसुलेशन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह वास्तुकला पर्यावरण की गहरी समझ और स्थायित्व और आराम की आवश्यकता को दर्शाती है।